Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. क्या आप जानते हैं आज थायराइड की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर 8 में से एक फीमेल को थायराइड का इशू रहता है। यहाँ तक कि मेल्स की बजाय फीमेल में 5 से 8 गुना थायराइड के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी थायराइड है बट वो इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसके क्या फंक्शन है, ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उन हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने से किस तरह की डिजीज़ उत्पन्न होती है, क्या सिम्टम्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे और इसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप जान सके कि क्या आपको तो थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक बटरफ्लाई शेप में होती है और हमारी गर्दन के सामने वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है। इसके ये एडम्स एप्पल के नीचे या लैरिंक्स जिसे स्वर यंत्र कहते हैं उसके नीचे होती है और जो श्वास नली है यानी कि जो विंड पाइप है उसके सामने की तरफ रहती है। नॉर्मली हम इसे फील नहीं कर सकते बट जब ये एनलार्ज हो जाती है तभी हम इसे फील कर पाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसे थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड दो मेन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, T3 एंड T4। T3 मीन्स ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 मीन्स थायरॉक्सिन। सो दोनों ही T3 और T4 हार्मोन में आयोडीन मॉलिक्यूल रहते हैं। T3 में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन रहता है और T4 में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन रहता है। तो आयोडीन T3 और T4 के बिल्डिंग ब्लॉक है। T3 एक एक्टिव हार्मोन है और T4 एक इनएक्टिव हार्मोन है। हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर थायराइड ग्लैंड में, लिवर में और किडनी में रहते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड 20% थायराइड हार्मोन बनाता है जबकि बाकी 80% किडनी और लिवर बनाता है। तो अगर किडनी और लिवर में कोई प्रॉब्लम हुई तो भी थायराइड के इशू रह सकते हैं। सो बेसिकली T3 और T4 हार्मोन्स को TSH हार्मोन कंट्रोल करता है जो कि हमारे ब्रेन में स्थित एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है और इस TSH हार्मोन को TRH हार्मोन कंट्रोल करता है जो कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस बनाता है। तो इसमें एक नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट रहता है, जैसे कि अगर ब्लड में T3 और T4 हार्मोन कम हुए तो हाइपोथैलेमस TRH हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो TSH हार्मोन प्रोड्यूस करे। TSH हार्मोन फर्दर थायराइड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो T3 और T4 प्रोड्यूस करें। तो इस तरह से ब्लड में T3 और T4 हार्मोन्स यानी थायराइड हार्मोन्स का लेवल मेंटेन रहता है। ये एक नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है। अब जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो भी फूड आपने लिया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मेटाबॉलिज्म के अलावा थायराइड ग्लैंड और भी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करती है, जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, हार्ट रेट को रेगुलेट करना, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, मसल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। इसके अलावा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करती है। अब ब्रेन के डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, खासकर छोटे बच्चों में, चाइल्डहुड में बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो थायराइड हार्मोन की वजह से होती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करना, बॉडी वेट को कंट्रोल करना, ये सभी थायराइड के मेन फंक्शंस हैं। हमारी बॉडी के जो 40 ट्रिलियन सेल्स हैं उन सब में थायराइड के रिसेप्टर होते हैं क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम थायराइड का है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के हर सेल को थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो जब थायराइड एक नॉर्मल स्टेट में होता है और एक नॉर्मल हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो इसे यूथायराइड कहते हैं। लेकिन जब थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव या हाइपर एक्टिव हो जाती है तो ये
थायराइड डिजीज़ बनाती है, जिसमें दो मेन डिजीज़ कॉमन है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाती है, यानी कि थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं। इस केस में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से एपेटाइट भी स्लो हो जाती है, बॉडी के फंक्शन भी स्लो हो जाते हैं, वेट गेन होने लग जाता है। वेट गेन के साथ साथ डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और जब न्यूट्रिएंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हेयर फॉल होने लगता है, नेल्स वीक होने लगते हैं, नेल्स में वर्टिकल रिजेस हो जाते हैं, हेयर और स्किन ड्राई होने लगती है, फेस, फीट और एंकल्स पे स्वेलिंग हो जाती है, फेस पफी दिखने लगता है, एनर्जी लेवल स्लो हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जब थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे तो एनर्जी लेवल भी बॉडी में कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्रॉनिक फटीग रहेगा, हर टाइम थका थका महसूस होगा, बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, कोल्ड के प्रति आप सेंसिटिव हो जाएंगे, एसी और कूलर्स आपको सूट नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्रेविंग बढ़ जाएगी, आपको मीठा खाने का मन करेगा, वॉइस चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, हैवी लगने लगेगी वॉइस आपको। इवन आईब्रोज का जो आउटर 1/4 पार्ट है उसका लॉस होने लग जाएगा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाएगी, हैवी ब्लीडिंग होने लगेगी। इसके अलावा आपकी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, जिसे कि ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इस केस में आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, तो बॉडी के फंक्शंस हाइपोथायराइडिज्म में स्लो हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन फॉगी हो जाएगा, डिप्रेशन रहने लगेगा, फॉरगेटफुलनेस हो जाएगी। तो ये सभी सिम्टम आपको हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है और थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से आपको भूख ज़्यादा लगेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी काम करेगा, फास्ट काम करेगा, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है और कई बार अनडाइजेस्टेड फूड ही मोशन की फॉर्म में बाहर आने लगता है। इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। इवन हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, जिसे एरिथमिया कहते हैं। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी और आपको हीट के प्रति आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, आपको उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा वेट लॉस होने लगेगा, क्योंकि फास्ट डाइजेशन होगा, फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा तो वेट लॉस भी बहुत जल्दी होने लगेगा। इसके अलावा मसल में वीकनेस आ जाएगी, आप हर टाइम टायर्ड फील करेंगे, माइंड जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एंग्जाइटी और नर्वसनेस रहने लगेगी, नींद से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे, जैसे कि इंसोम्निया हो जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे, आपके विजन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि ड्राई आइज़ रहेंगी, ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होगी और बल्जिंग आइज़। इसमें स्पेशली आपको बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड आइज़ जो होना वो इसका मेन सिम्टम है। इसके अलावा गॉइटर के इशू रहने लग जाएंगे कि और कॉन्सेंट्रेशन पे इसका इम्पैक्ट आएगा, आपकी मेमोरी पुअर हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, स्कैंटी मेंसेस होने लग जाएगी। इसके अलावा हेयर फॉल होने लगता है। तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं वो हाइपरथायराइड में आपको देखने को मिलेंगे। इन सिम्टम्स को देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म में किस तरह के इश्यूज रहते हैं। अब जानते हैं कि इन थायराइड डिसऑर्डर्स के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कि हाइपोथायराइडिज्म किस वजह से होता है। इसमें मेनली जो इसके मेन कारण है उसमें सबसे पहला है हशीमोटो थायरोडाइटिस। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स जो हैं वो थायराइड के अगेंस्ट काम करने लगते हैं और थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म के इशू होने लगते हैं। जो दूसरा मेन कारण है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आयोडीन मॉलिक्यूल T3 और T4 हार्मोन की बिल्डिंग ब्लॉक है
और आयोडीन हार्मोन को हमारी बॉडी नहीं बनाती, ये हमें फूड से मिलता है। तो अगर फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तीसरा कारण है एंडोक्राइन डिस्टरप्टर, यानी कि अगर फूड और एनवायरनमेंट में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स ये सब प्रेजेंट रहते हैं तो ये भी आपकी थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डालते हैं और यहाँ तक कि थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके अलावा चौथा कारण है हैवी मेटल्स पॉइजनिंग, जैसे कि मर्करी और लेड की पॉइजनिंग की वजह से, या फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इनकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म का इशू हो सकता है। इसके अलावा है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से। जब बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आयोडीन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान, या फिर जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ करने से, इनसे भी हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस होने की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है जो फर्दर थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से TSH हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और T3 और T4 हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो इन सभी कारणों की वजह से हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अब जानते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के क्या कारण हैं। इसका सबसे मेन कारण है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है एक तरह की एंटीबॉडी बनाता है, जिसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, यानी कि TSI। इसको बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उत्पन्न नहीं होता। ये TSI जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन कॉज करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है और गॉइटर हो जाता है। इसमें प्रोट्रूडेड आइज़ होना और सोलन आइज़, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण है थायराइड ट्यूमर, यानी कि एडिनोमा या थायराइड बेनाइन ट्यूमर की वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। जो तीसरा रीज़न है वो है आयोडीन रिच जो फूड है उसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, जैसे कि सी कैल्प या सी वेजिटेबल्स। चौथा कारण है जिन मेडिसिन्स में आयोडीन होता है उन मेडिसिन्स को ज़्यादा यूज़ करना, या फिर निकोटीन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना। इसकी वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म होता है। आइए अब जानते हैं थायराइड के आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के बारे में। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 दोष माने गए हैं, जिसमें कि हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म पित्त दोष से रिलेटेड होता है। तो जब पित्त दोष ज़्यादा या कम होता है तो उसकी वजह से थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जब पित्त दोष अपनी क्वांटिटी से कम होता है और कफ दोष बॉडी में बढ़ जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस केस में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आयुर्वेद में मेटाबॉलिज्म को अग्नि के साथ कंपेयर किया गया है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर के साथ। तो उस केस में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से अग्नि मंद हो जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है। उसकी वजह से डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होते, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, बॉडी का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो सेम वही सिम्टम जो हाइपोथायराइडिज्म के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जब पित्त दोष इंक्रीज हो जाता है और उसके साथ साथ वात दोष भी कंबाइंड हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। तो ये सभी हाइपर थायराइडिज्म के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में बेसिकली थायराइड इम्बैलेंस को दोषा इम्बैलेंस की वजह से माना गया है, और मेनली ओज धातु के डिप्लीट होने की वजह से ही थायराइड की प्रॉब्लम्स बॉडी में होती हैं। अगर हम थायराइड को टाइमली ट्रीट ना करें तो उसकी वजह से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, जिसमें कि स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। दूसरा ब्रिटल बोन्स यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, आइज से रिलेटेड इशू होने लग जाते हैं, जिसमें कि बल्जिंग ऑफ आइज़, स्वोलन आइज़, इस तरह के इशू होने लग जाते हैं, गॉइटर हो जाता है, थायराइड कैंसर हो जाता है, ट्यूमर्स हो जाते हैं। तो अगर थायराइड को टाइमली ट्रीट ना करें तो उससे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।